दोस्तों नमस्कार। हमर पाठशाला के IC38 की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन में, है ना? ये शायद डॉक्यूमेंटेशन की तीसरी क्लास है, जिसमें पॉलिसी कंडीशंस का दस्तावेजीकरण क्या होता है और कैसे होता है, इस पे हम बात करेंगे और इसका महत्व क्या है। बीमा दस्तावेजीकरण का प्रथम चरण प्रस्ताव पत्र है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का आधार बनता है और बीमा प्रस्ताव के आधार पर बीमा करता जोखिम का आकलन, असेसमेंट ऑफ रिस्क करके प्रस्ताव स्वीकार अस्वीकार का निर्णय लेती है। बीमा कंपनी ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप से कभी मिलती नहीं है, अतः उसके पास जोखिम संबंधी आकलन का एकमात्र स्रोत प्रस्ताव पत्र ही है। अतः प्रस्ताव में अपेक्षित है कि प्रासंगिक तथ्यों का प्रकटन ईमानदारी से करें। यही कारण है कि के प्रस्ताव पत्र में घोषणा पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। एक प्रस्ताव पत्र में निम्न बिंदु पर सामान्यतः जानकारी एकत्र की जाती है: नाम एवं पता, संपर्क सूत्र, बैंक विवरण, व्यवसाय स्वास्थ्य संबंधी विवरण, बीमा कवर की राशि, पूर्ण की पॉलिसियों का विवरण, घोषणा पर हस्ताक्षर आदि। मैंने कहा था ना, आपके प्रस्ताव पत्र में 3-4 भाग होते हैं उसके। पहला होता है जो सामान्य जानकारी है, आपका आयु है, आपका पारिवारिक इतिवृत्ति है, आपकी पुरानी पॉलिसियाँ अगर कुछ हैं वो हैं, आपकी आदतें कैसी हैं और आपका पेशा क्या है और आपकी इनकम क्या है। ये मुख्यतः ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बीमा दस्तावेजीकरण प्राथमिक जोखिमकर्ता होने के नाते यह अभिकर्ता की जिम्मेदारी मानी जाती है कि जोखिम से जुड़े को ग्राहक को निकालने में बीमाकर्ता का सहयोग करें। देखिए, जो अभिकर्ता होता है ना, हमारा एजेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा पॉलिसी धारक या ग्राहक को जानता है। तो उससे भी एक रिपोर्ट ली जाती है, उसको कहते हैं एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट। तो हर प्रस्ताव पत्र के साथ एजेंट को एक लिखित एक रिपोर्ट अपनी तरफ से भर के देना पड़ता है एक पेज में, कि वो ग्राहक को कब से जानता है ना, उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसकी शारीरिक बनावट क्या है, उसके और कोई जोखिम तो उसके जीवन में नहीं है, जिसके आधार पे उसके जोखिम का मूल्यांकन करके तय किया जाता है। तो इसलिए इसको अंडर राइटिंग कहते हैं। जैसे जोखिम का जो आकलन है ना, उसको इंश्योरेंस की भाषा में अंडर राइटिंग कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा एजेंट होता है या हमारा अभिकर्ता होता है, उसको ये कहा जाता है कि एजेंट इज अवर प्राइमरी अंडर राइटर। सबसे जो बेसिक अंडर राइटर है वो एजेंट होता है सबसे पहले, जो कि वही, क्योंकि बीमा कंपनियां ग्राहक से तो हर ग्राहक से तो मिलती नहीं है। एजेंट की रिपोर्ट के आधार पर और प्रस्ताव पत्र के आधार पर बीमा कंपनियां उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये तय करती हैं। ठीक है। इसमें और क्या है, बीमा प्रस्ताव का अध्ययन कर जोखिम आकलन करना, ये बीमा प्रस्ताव के निर्णय की प्रक्रिया को अंडरराइटिंग कहते हैं। मैंने बता दिया। भावी ग्राहक का विवरण पुस्तिका के अनुसार बीमा योजना की जानकारी दी जाती है, ये भी बता दिया। बीमा प्रीमियम बीमा कर्ता द्वारा बीमा संविदा के अंतर्गत दिए जा रहे जोखिम कवर का प्रतिफल होता है, ये भी मैंने बता दिया कि प्रतिफल जो है वो बीमा कंपनी के लिए प्रीमियम होता है। पॉलिसी बॉन्ड बीमा संविदा का साक्ष्य होता है, ये भी मैंने बता दिया। मतलब ये सारी चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको मैं बता देता हूँ। ये इसमें सीधे सीधे अपन प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। ग्रेस पीरियड, यहाँ पर ये देख लीजिए, ग्रेस पीरियड मतलब ग्रेस पीरियड क्या होता है कि अगर कोई पॉलिसी में एक तारीख को अगर प्रीमियम देने की नियत तिथि है कि इस तारीख को आपको प्रीमियम देना है, तो कुछ दिन का एक रियायत आपको दिया जाता है कि इस अवधि के बाद भी आप 30 दिन तक आप प्रीमियम अगर नहीं भरते हैं तो आपको हम रिस्क कवर देंगे और कोई इंटरेस्ट आपसे या फाइन नहीं लेंगे। तो वो ग्रेस पीरियड सामान्य तौर पे 30 दिन का होता है। यानी मान लीजिए आज अगर 24 जुलाई है, तो 24 जुलाई को अगर आप प्रीमियम भरना है आपको, आपने नहीं भरा, तो आपको अगले महीने की 23 तारीख तक आपके पास एक अवधि है, रियायती अवधि है, जिसमें आप प्रीमियम भर सकते हैं। इस दौरान आपको कोई भी लेट फीस या पेनल्टी हम नहीं लेंगे, और अगर इस दौरान आपकी मृत्यु होती है तो आपको हम जोखिम कवर भी देंगे। इसको कहते हैं ग्रेस पीरियड। किसी पॉलिसी को लैप्स कालातीत कब माना जाता है? लैप्स का मतलब होता है कि अगर आपने उस अवधि ग्रेस पीरियड में अगर प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। ठीक है। रिवाइवल का मतलब होता है कि किसी बंद पॉलिसी को, लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करना, उसको रिवाइवल की प्रक्रिया कहते हैं। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि यदि किसी पॉलिसी को बीच अवधि में बंद करा के पैसा वापस लेना है आपको, तो वो सरेंडर कहलाता है। 3 वर्षों के प्रीमियम चुकाने के बाद ये जो है पुराना हो गया, ये अब 2 साल हो गया है, अब इसको अभी अभी नए कानून नियमों के तहत ये शायद 1 साल होने वाला है।
एक प्रीमियम में कितने, एक पॉलिसी में कितने लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है? नॉमिनी मतलब होता है कि मेरे ना रहने पर किसको पैसा मिले। तो नॉमिनी सामान्य तौर पे एक व्यक्ति को बना सकते हैं या एक से ज़्यादा लोगों को भी बना सकते हैं, लेकिन किसको कितना प्रतिशत मिलना चाहिए वो अपन को पॉलिसी लेते समय दर्ज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं और मैं पॉलिसी में दोनों बच्चों को दर्ज कराना चाहता हूँ बतौर नॉमिनी, तो मैं दोनों बच्चों को 50-50% दे सकता हूँ। यानी अगर मान लीजिए मैं अपनी पत्नी को भी उसमें जोड़ना चाहूँ, पत्नी को 50% और बच्चों को 25-25%, यानी मेरी मृत्यु की दशा में अगर 10 लाख रुपए का बीमा है तो 5 लाख रुपए मेरी पत्नी को मिले और 2.5-2.5 लाख रुपए मेरे बच्चों को मिले, तो ये मल्टीपल नॉमिनेशन भी अलाउड है। समानुद्देशन असाइनमेंट का उद्देश्य है, असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी पॉलिसी को पूर्णतः किसी दूसरे के तरफ ट्रांसफर कर देना, यानी राइट टाइटल इंटरेस्ट किसी की तरफ। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक कहता है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को हमको समानुदेशित कर दीजिए या असाइन कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि उस पॉलिसी के जो अधिकार हैं वो बैंक के पास चले जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका जो दावा है वो हमारे परिवार को न मिलकर बैंक को मिलेगा, क्योंकि वो पॉलिसी जो है वो बैंक को असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट। और रिवाइवल का मतलब होता है कि कोई पॉलिसी अगर बंद हुई है तो उसको चालू करना की प्रक्रिया को रिवाइवल कहते हैं। अब इसमें प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। किन परिस्थितियों में बीमा पॉलिसी को एक नियुक्त व्यक्ति एक व्यक्ति की नियुक्ति करना आवश्यक है? जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन का मतलब नॉमिनी नॉमिनी जिसको हमारे न रहने पर पैसा मिले, तो वो मान लीजिए हमारा बच्चा है जो 5 साल का है। तो चूंकि 5 साल के बच्चे को भुगतान करना थोड़ा मुश्किल है और कानूनी तौर पर संभव नहीं है, तो हमको पॉलिसी लेते समय ये बताना पड़ेगा प्रस्ताव पत्र में कि इसका गार्जियन कौन होगा, तो जिसकी देख रेख में हम उसको पैसा देंगे, तो उसको नियुक्त व्यक्ति बोलते हैं। तो इसका उत्तर है 2 नंबर, नामित के एक नाबालिग है तो। दूसरा है नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? यदि जैसे इसमें उत्तर है 4, पॉलिसी के पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब गलत मतलब ये पॉलिसी में पृष्ठांकन करके, मैंने जैसे पहले बताया था कि नॉमिनी को आप बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए? ये इसमें 3 वर्ष है दोस्तों, लेकिन ये अब ये बदल गया है। ठीक है, ये 2 वर्ष हो गया है। किसी पॉलिसी को कब व्यापकत समझा जाएगा? व्यापकत मतलब लैप्स। तो लैप्स कब समझा जाएगा? अगर रियायती अवधि में प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया। मैंने बताया था 30 दिन का रियायती अवधि आपको मिला और उस दौरान भी अगर आपने प्रीमियम भुगतान नहीं किया तो आपकी पॉलिसी या व्यापकत या लैप्स हो जाएगी। कालातीत बोलते हैं इसको। एक शब्द है कालातीत, व्यापकत या लैप्स, ये तीनों एक ही शब्द है। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी के रियायती अवधि के संबंध में सही है? इसका उत्तर है 4, रियायती अवधि की मानक सीमा 1 महीने या 31 दिन है। ठीक है, ये 1 महीने होती है, 30 दिन लगभग। तो रियायती अवधि जिस दौरान आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्याज नहीं लगेगा और उस दौरान आपको रिस्क कवर है। अगर पॉलिसी धारक देय तिथि तक प्रीमियम भुगतान नहीं करता है और रियायती अवधि के दौरान मर जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? रियायती अवधि के दौरान अगर मर जाता है तो उसका उत्तर है दूसरा, बीमा कंपनी दावे का भुगतान करेगी और पिछला बकाया प्रीमियम को माफ कर देगी। उसके बाद अगला है 7वां प्रश्न है व्यापकत पॉलिसी के पुनर्चलन के समय नीचे दिए गए कौन से पहलू को बीमा कंपनी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो मैंने जैसे बताया था कि पुनर्चलन के समय बीमा करने योग्य स्थिति का साक्ष्य, यानी अगर कोई व्यक्ति की पॉलिसी बंद हो गई है, उसको रिवाइवल करना है, पुनर्चलन करना है, तो उस समय फिर से आपको स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्यगत वो बताना पड़ेगा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि आपकी पॉलिसी ब्रेक हो गई है वहाँ पे, है ना। फिर से आपको जैसे प्रस्ताव पत्र के समय स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी आपसे मांगी जाती है वो फिर मांगी जाएगी अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में यह बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी बंद ना हो, हमेशा चालू अवस्था में रहे। अगला प्रश्न है कि बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 के नामांकन की अनुमति दी जाती है। जो नॉमिनेशन होता है, नामांकन यानी हमारे न रहने पर हमारा पैसा किसको मिले, इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। तो उसका जो सेक्शन है, मतलब 1938 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39, ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। 1938 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत नॉमिनेशन का प्रावधान है। और अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कौन सा कथन ऐसी पॉलिसी के संबंध में गलत है जिस जिस पर बीमा कंपनी का ऋण लिया जाता है? इसका उत्तर है 2, ऐसी पॉलिसी बीमा कंपनी के पक्ष में पॉलिसी समानुदेशन के कारण नामांकन रद्द हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने अपनी पॉलिसी को बैंक को असाइन कर दिया, जैसे बैंक से लोन लिया और बैंक को समानुदेशित कर दिया, तो उसमें नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। जैसे उसमें फिर अगर डेथ होगी तो नॉमिनी को पैसा ना मिलके बैंक को मिलेगा, क्योंकि आपने पॉलिसी को गिरवी रख दिया बैंक के पास। अगला सवाल है
कि नीचे दिए गया कौन सा कथन पॉलिसी के समानुदेशन के संबंध में गलत है? इसका उत्तर है 4। ठीक है। पूर्व समानुदेशन मतलब समानुदेशन के बारे में मैं बहुत सारे चीज़ें बता चुका हूँ दोस्तों, अब इस पे और डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसमें अगला प्रश्न है, बीमा कंपनी द्वारा इनमें से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाती है? दूसरा नंबर, प्रीमियम भुगतान की अवधि को बढ़ाना। मतलब अगर आप प्रीमियम के भुगतान की अवधि को बढ़ाते हैं तो उसकी अनुमति होती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप इस पे मत दीजिए, क्योंकि प्रीमियम कम नहीं होना चाहिए, वो भी एक शर्त है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस अध्याय में इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर समझ पाए होंगे। और इसके अलावा आपके जो सीनियर्स और आपने जो भी पढ़ा होगा उसको भी ध्यान दीजिएगा, और इन वीडियोस को भी आप जहन में रखिएगा, ताकि आपको परीक्षा में जो है वो एक मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम आपसे नए अध्याय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।